नमस्कार विद्यार्थियों। एग्जाम्स बर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, हम आज राजस्थान प्री बीएसटीसी 2026 के पाठ्यक्रम पर बात करने वाले हैं और इसमें भी हम हिंदी व्याकरण जो हमारा पार्ट है, हिंदी व्याकरण पर हम बात करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के क्या क्या बिंदु हमारे राजस्थान प्री बीएसटीसी में सम्मिलित किए गए हैं, आज हम उन पर एक नज़र में उन पर विश्लेषण करना चाहते हैं कि कौन कौन से बिंदु हैं जो हमारे राजस्थान प्री बीएसटीसी में हिंदी व्याकरण से सम्मिलित किए गए हैं। देखिए, राजस्थान प्री बीएसटीसी 2026 एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और राजस्थान प्री बीएसटीसी 2026 एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें 4 पार्ट हमारे होंगे और 4 पार्ट में किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी, और इसके प्रश्नों की संख्या जो होगी वो होगी 50। प्रश्नों की संख्या 50 होगी और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। कुल 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी से। दूसरा जो पार्ट होगा हमारा राजस्थान सामान्य ज्ञान, यहाँ से भी 50 प्रश्नों की श्रृंखला होगी और ये भी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और 150 अंक यहाँ पर राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए निर्धारित हैं। अब इन दोनों विषय जो मानसिक मेंटल एबिलिटी और राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इसके 2 वीडियो पहले रिलीज हो चुके हैं। आप इसका विस्तृत पाठ्यक्रम वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे से जो मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी, और राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, वहाँ पर इन दोनों का विस्तृत पाठ्यक्रम विश्लेषित कर दिया गया है। आप इससे पहले के 2 वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा जो पार्ट आता है शिक्षण अभिक्षमता, इसके भी 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। ये भी 150 अंक हमारे यहाँ पर शिक्षण अभिक्षमता के हैं। चौथा पार्ट इंग्लिश का है, जो कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन इसके होंगे और ये भी 3 अंक का होगा। इस प्रकार से 60 अंक हमारे इंग्लिश विषय, इंग्लिश ग्रामर के लिए है और ये कंपलसरी है। इसके बाद में हिंदी और संस्कृत, हिंदी ऑब्लिक संस्कृत, इनमें से हमें एक विकल्प के रूप में एक चुनना होगा। जो भी हमारी लैंग्वेज है, हिंदी है या संस्कृत है, यहाँ से हिंदी या संस्कृत में 30 प्रश्न सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। इस प्रकार से 90 अंक हमारे हिंदी या संस्कृत लैंग्वेज के हैं। इस प्रकार से अगर हमारे विकल्प में हिंदी हम लेते हैं तो हमें हिंदी के 30 क्वेश्चन वहाँ पर करने हैं और हमारे विकल्प में संस्कृत है तो संस्कृत के हमें 30 क्वेश्चन करने। इस प्रकार से हमारा ये एक एग्ज़ाम पैटर्न है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए, कुल समय जो होगा वो होगा 3 घंटे। 3 घंटे निर्धारित है और टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वह 200 है और कुल अंक 600 निर्धारित है। इस प्रकार से हमारा ये एग्ज़ाम पैटर्न है। अब इसमें हम आज बात करने वाले हिंदी विषय को लेकर, हिंदी व्याकरण को लेकर। हिंदी व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक हमारे राजस्थान प्री बीएसटीसी के सिलेबस में सम्मिलित हैं, उन पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, राजस्थान प्री बीएसटीसी 2026 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम आज हम देखने वाले हैं। देखिए, आप सबसे पहला जो बिंदु है हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में सम्मिलित वह है वर्ण विचार। वर्ण विचार या वर्णमाला, वर्ण विचार या वर्णमाला। हम इसमें वर्णों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पूरे जो हमारे हिंदी के वर्ण हैं, वर्णमाला में 52 वर्ण, उन 52 वर्णों को हम यहाँ पर विश्लेषित करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। दूसरा है हमारा टॉपिक, वो है संधि एवं संधि विच्छेद।
दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमारे जो राजस्थान प्रीबीएसटीसी सिलेबस में सम्मिलित है, संधि एवं संधि विच्छेद। तीसरा है समास एवं समास विग्रह। समास एवं समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य विचार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे या लोकोक्तियां, और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस प्रकार से यहाँ पर 13 टॉपिक है जो हमारे राजस्थान प्रीबीएसटीसी में सम्मिलित है, और इन पर हम एक एक बिंदु को लेकर इनका विश्लेषण करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु आता है वह है वर्ण विचार। वो क्या है? वर्ण विचार। देखिए, वर्ण विचार सबसे पहला बिंदु हमारा, या वर्णमाला, आज इस पर हम बात करेंगे। वर्ण विचार, वर्ण विचार। अब देखो, सबसे पहले तो वर्ण विचार हम किसे कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास आता है वर्ण विचार में, वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण किसे कहते हैं? और वर्ण से शब्द का निर्माण होता है, और शब्द से वाक्य। यहाँ पर 3 शब्द है हमारे पास। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द, और तीसरा है वाक्य। ये तीनों क्या है? व्याकरण के 3 अंग हैं। ये क्या है? व्याकरण के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? व्याकरण के 3। व्याकरण के 3 अंग। अब व्याकरण की जो 3 अंग है उसमें सबसे पहला है वर्ण। वर्ण किसे कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाती है। देखिए यहाँ पर, भाषा की भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब देखो यहाँ पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों के सार्थक समूह को वर्णों के वर्णों के सार्थक समूह को वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या शब्द कहा जाता है। यहाँ पर 2 बातें हमारे पास क्लियर हैं। वर्ण किसे कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, और शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब यहाँ पर तीसरा अंग जो आता है व्याकरण का, वो है हमारे पास वाक्य। वाक्य किसे कहेंगे? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहेंगे। शब्दों के समुदाय को या समूह को, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य। देखिए आप, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का भी समूह कैसा हो? सार्थक हो। कौन सा हो? सार्थक। सार्थक समूह। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते थे। यहाँ पर व्याकरण के जो 3 अंग हमने पढ़े हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण, सबसे पहले हमने वर्ण की परिभाषा पढ़ी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, और शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब इसमें व्याकरण के 3 अंग के अलावा एक
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ ली जाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, या इसे हम उच्चरित इकाई भी कह सकते हैं। मौखिक इकाई, या जिसका केवल उच्चारण किया जा सकता है, उच्चरित इकाई। उच्चरित इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या उच्चरित इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि। अर्थात भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या उच्चरित इकाई ध्वनि कहलाती है। और अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर, भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर कहलाती। वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण या अक्षर कहलाती है। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ की दृष्टि से अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द। देखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या उच्चरित इकाई ध्वनि कहलाती है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। अर्थ की दृष्टि से अगर पूछा जाए, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। अब इसके बाद भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य कहलाती है। वाक्य कहलाती है। देखो, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई या कह दे अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग। हमने पढ़ा ना व्याकरण के 3 अंग, भाषा के 3 अंग, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो यहाँ पर जो वाक्य हैं वो भाषा का सबसे बड़ी इकाई कह दे या सबसे बड़ा अंग है। वाक्य। वाक्य इस प्रकार से हमने वर्ण, शब्द और वाक्य तीनों जो व्याकरण के अंग हैं उन पर चर्चा की है। और यहाँ पर हमने देखा है कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है, लिखित इकाई, वो वर्ण कहलाती है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। इनमें हमें अंतर करना है, ध्वनि क्या है और वर्ण क्या है। वर्ण लिखित इकाई होती है, भाषा की लघुत्तम इकाई अगर पूछा जाए, सबसे छोटी इकाई, और तो वहाँ पर वर्ण होगा। और मौखिक इकाई अगर पूछ लिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा? ध्वनि होगा। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है, और
भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य कहलाती है और भाषा की सबसे बड़ी इकाई या अंग क्या है? वाक्य है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहेंगे? वर्ण की परिभाषा हमने जान ली है, शब्द की परिभाषा हमने जान ली और वाक्य किसे कहेंगे ये भी हमने जान लिया है। अब यहाँ पर आता है वर्ण विचार हम किसे कहेंगे। देखिए, वर्ण विचार यानी वर्णों पर विचार करना, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध लेखन और वर्णों का शुद्ध प्रयोग ही वर्ण विचार कहलाता है। देखिए, वर्ण विचार किसे कहेंगे? वर्णों का वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध लेखन और और शुद्ध प्रयोग, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध प्रयोग वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार कहलाता है। देखिए, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध लेखन और वर्णों का शुद्ध प्रयोग वर्ण विचार कहलाता है। कि वर्णों का शुद्ध प्रयोग और शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन क्या कहलाएगा? वर्ण विचार कहलाता। शुद्ध उच्चारण हो और यहाँ पर शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। यानी वर्णों का शुद्ध उच्चारण, तीन बातें यहाँ पर है। नंबर एक, शुद्ध उच्चारण। वर्ण विचार में हम क्या पढ़ेंगे? वर्णों का शुद्ध उच्चारण, वर्णों को शुद्ध बोलना, शुद्ध उच्चारण। दूसरा है वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध लेखन। और तीसरा है वर्णों का शुद्ध प्रयोग, वर्णों का शुद्ध प्रयोग। इस प्रकार से यहाँ पर तीन बातें हमारे सामने निकल कर आई हैं। वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग, ये हम वर्ण विचार में पढ़ेंगे। शुद्ध उच्चारण यानी वर्णों को शुद्ध बोलना, शुद्ध लेखन शुद्धता से लिखना और तीसरा है शुद्ध प्रयोग, वर्णों का शुद्ध प्रयोग करना। इस प्रकार से ये वर्ण विचार कहलाता है। अब इसके बाद में एक शब्द आता है वर्णमाला। वर्णमाला या वर्ण विचार। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला, देखो हमने यहाँ पर वर्ण विचार पढ़ा है कि वर्ण विचार किसे कहेंगे हम, अर्थात वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग वर्ण विचार कहलाता है। अब आता है हमारे पास वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों का समूह या समुदाय वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णों का समूह, वर्णों का समूह, वर्णों का समूह या समुदाय या समुदाय वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। देखिए, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों का समूह या वर्णों का समुदाय वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला, देखो सीधी सीधी परिभाषा पूछ ली जाती है बहुत सी बार, वर्णमाला किसे कहते हैं, या वर्णों के समुदाय या वर्णों के समुदाय या वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में
कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती। कितनी होती है? 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। हम इन 52 वर्णों का वर्ण विचार में अध्ययन करने वाले हैं कि ये 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या 52 है, ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं? ये वर्णमाला में है। और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या ये होती है 44। कितनी होती है? 44। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए आप, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। और हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। देखिए 44 क्या है? 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन, ये 44 वर्ण हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ण हैं जो हम वर्णमाला में पढ़ते हैं और जिनका प्रयोग हिंदी में होता है। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो कितनी होगी? 52। हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी होगी? 52। और हिंदी में वर्णों की संख्या 44। दोनों अलग अलग हैं। अब आगे देखिए, ये 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु आता है अब जो प्रारंभ होने वाला है, वह है वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार। अब देखिए वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? दो प्रकार के होते हैं वर्ण। एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? दो प्रकार के। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक तो पहला तो क्या है? स्वर। और दूसरा क्या है? व्यंजन। स्वर और स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहली परिभाषा, स्वर किसे कहा जाएगा और स्वरों की संख्याएं कितनी होती हैं और स्वर कौन कौन से होते हैं। और इसके अलावा फिर दूसरा पार्ट हमारा आता है वर्ण का दूसरा भेद, वो होता है व्यंजन। अर्थात व्यंजन किसे कहा जाता है और में कौन कौन से व्यंजन सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम स्वर देखते हैं। स्वरों की संख्या हमारे पास होती है कुल 11। कितनी होती हैं? हमारी हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। और यहाँ पर देखिए 11 स्वर कौन कौन से? अ, आ, ऋस्व ई, दीर्घ ई, ऋस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार से हमारे हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजन हैं हमारे पास स्पर्श व्यंजन तो होते हैं। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं हमारे पास 25 से लेकर 5 तक, 5 वर्गों में विभक्त हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं और 5 से 25 स्पर्श व्यंजन हैं। फिर आते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 और उष्म व्यंजन 4। इस प्रकार से यहाँ पर 33 व्यंजन हैं और हिंदी में कुल वर्ण 44। तो हम इनका अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्वर। स्वर किसे कहा जाएगा? वर्ण दो प्रकार के हम पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे पहले है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? देखिए आप,
सबसे पहले हमने लिया है वर्ण दो प्रकार के होते हैं और उस वर्णों में तो पहला प्रकार हमारा वो है स्वर, अर्थात स्वर किसे कहा जाएगा। देखिए आप, वे वर्ण, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें निर्बाध रूप से गतिशीलता के आधार पर हम जिनका उच्चारण कर सकते हैं, अर्थात वे वर्ण जिनका हम निर्बाध रूप से उच्चारण कर सकते हैं बिना बाधा के, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं, अर्थात जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वर, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? हिंदी में कुल स्वर कितने हैं? 11। कुल स्वरों की संख्या 11 है। देखिए आप, हिंदी में कुल स्वर कितने हैं? 11 हैं। और स्वर किसे कहेंगे? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते। अब 11 स्वर कौन कौन से देखिए आप, अ, आ, ई, ई, ओ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। हिंदी में 11 स्वर काम में लिए जाते हैं, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। 11 स्वर हैं और इनकी मात्राओं की संख्या 10 होती है। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 10। स्वर 11 हैं और मात्राओं की संख्या, कुल स्वरों की मात्राओं की संख्या पूछ ली जाए तो मात्राओं की संख्या 10 होती, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं लगती। मात्राओं की संख्या कितनी होती हैं? 10 होती है। कितनी होती हैं? 10 होती है, अर्थात अ की कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पर हम मात्राएं लगाकर देखते हैं। देखिए आप, मात्राएं, स्वरों की मात्रा, क्योंकि मात्राएं स्वरों की लगती है, व्यंजनों की नहीं, तो यहाँ पर अ की कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा, कोई मात्रा नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, जबकि अ जब किसी व्यंजन में मिलता है तो उसे स्वर युक्त बना देता है, जबकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा ऐसी होती है, ए की मात्रा ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ऊ। देखिए आप, और ये दोनों की, ये छोटा और ये बड़े ओ की, री, री की मात्रा ऐसी होती है। ए, देखिए आप, देखिए आप, ए की मात्रा ये, और आई की मात्रा ये हो जाती है, और ओ की मात्रा ये, और औ की मात्रा ये, दो मात्रा। इस प्रकार से मात्राओं की संख्या कुल कितनी है? 10 है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। यानी कुल स्वरों की मात्राओं की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? 10। और स्वरों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10, 11, इस प्रकार से स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और जिनमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती उच्चारण में, वे स्वर कहलाते हैं या स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और कुल मात्राओं की संख्या हमारे पास निकल कर आती है, कितनी है? 10 है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण हम 5 प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है नंबर 1, उच्चारण या मात्रा के आधार पर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा है ओष्ठा आकृति के आधार पर। ओष्ठा आकृति के आधार पर। ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा जो प्रकार है वह है जिह्वा स्थान के आधार पर। जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चौथा है तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का। और पांचवा और अंतिम में उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये 5 आधार हैं स्वरों के वर्गीकरण का। पहला उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा है ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और तीसरा है जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चौथा है तालु की स्थिति के आधार पर। और पांचवा है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए, यहाँ पर हम उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से करते हैं। तीन प्रकार से करते। नंबर 1, ऋसु स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब ऋसु स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है, ऋसु स्वरों की संख्या कितनी है, आगे हम देखने वाले हैं। प्लुत स्वर किसे कहा जाता है। ओष्ठा आकृति के आधार पर हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला होता है वर्तुलाकार या वर्तमुखी स्वर। वर्तुलाकार वर्तुलाकार या वर्तमुखी स्वर। और दूसरा होता है अवर्तुलाकार 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 या अवृतमुखी स्वर। ये 2 प्रकार से होते हैं। और जिह्वा स्थान के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। कितनी प्रकार से करते हैं? जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 1, अग्रभाग। अग्रभाग। नंबर 2, मध्य भाग। मध्य भाग। और नंबर 3 हो जाता है पश्च भाग। पश्च भाग। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो जिह्वा स्थान के आधार पर 3 प्रकार से। तालु की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार से हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। नंबर 1, संवृत स्वर। संवृत स्वर। और नंबर 2, अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। और नंबर 4, विवृत स्वर। विवृत स्वर या विवार स्वर।
तो इस प्रकार से तालों की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। और पांचवा है उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसे कंठेश्वर, कंठेश्वर, तालव्येश्वर, मूर्धन्येश्वर, मूर्धन्येश्वर, ओष्ठेश्वर, ओष्ठेश्वर। पांचवा है कंठ तालु स्वर, कंठ तालु स्वर। छठा है कंठोष्ठेश्वर, कंठोष्ठेश्वर। इस प्रकार से हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 जो आता है उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हम पढ़ेंगे। ऋषि स्वर, मूल स्वर, इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। और उसके बाद में दूसरा है दीर्घ स्वर और पुलिस स्वर। उसके बाद में आता है हमारा दूसरा ओष्ठाकृति के आधार पर वर्तुलाकार या वर्तमुखी स्वर, और वर्तुलाकार या वर्तमुखी स्वर, और अवर्तुलाकार या अवर्तमुखी स्वर। जीवा स्थान के आधार पर 3 प्रकार से हम पढ़ने वाले, अग्र भाग से, मध्य भाग से और पश्च भाग से उच्चरित होने वाले स्वर। तालों की स्थिति के आधार पर संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विपरीत, विपरीत स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठेश्वर जो कंठ से उच्चरित होते हैं, तालव्य स्वर जो तालु से उच्चरित होते हैं, मूर्धन्य जो मूर्धा से बोले जाते हैं, ओष्ठ्य जिनका उच्चारण ओष्ठों से होता है, कंठ तालव्य स्वर जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, और कंठोष्ठे वे स्वर जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। अब यहाँ पर हम स्वरों के वर्गीकरण में नंबर 1 लेने वाले हैं उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। फर्स्ट जो है वो लेने वाले हम उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए कितनी प्रकार से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, 3 प्रकार से। कितनी प्रकार से? उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर। अब ऋस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी इसे कहा जाता है। ऋस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं और इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ऋस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रिक। एक मात्रिक के अलावा इसे लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर भी इसे कहा जाता है। इस प्रकार से इसके 4-5 नाम हम पढ़ रहे हैं ऋस्व स्वर के। इसे ऋस्व स्वर कहते हैं, मूल स्वर भी इन्हें कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी इन्हें कहा जाता है और लघु स्वर भी कहा जाता है। एक और है यहाँ पर, इन्हें छोटा स्वर भी कहा जाता है। छोटा, लघु, छोटा स्वर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऋस्व स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर या छोटा स्वर। अब ये ऋस्व स्वर किसे कहा जाता है? देखिए परिभाषा देखते हैं। वे स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण, जिनके उच्चारण, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर भेद किए गए, उच्चारण या मात्रा के आधार पर एक मात्रिक, द्विमात्रिक, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कम समय लगता है। एक मात्रा का, एक मात्रा का, एक मात्रा का समय लगता है। देखिए आप, वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कौन से स्वर कहलाते हैं? एक मात्रा का समय लगता है, ऋस्व स्वर कहलाते हैं। या उन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, या उन्हें मूल स्वर भी हम कहते हैं। ऋस्व स्वर
कहलाते हैं। देखिए आप, कहलाते वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वे स्वर क्या कहलाते हैं? ऋसु स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। देखिए आप, ये कौन कौन से, जैसे जैसे अ, ई, ऋसु ई, ऋसु ऊ और री। हमारे हिंदी में ये चार क्या है? मूल स्वर हैं। कितने हैं? चार। इनकी संख्या पूछ ली जाए तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है? चार। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? चार। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? चार। अर्थात ऋसु स्वर कहें, एक मात्रिक स्वर कहें या मूल स्वर कहें, इनकी संख्या कितनी है? चार है। कितनी है? चार। तो इस प्रकार से ये हमारे मूल स्वर हैं, जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में एक मात्रा का या कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। यानी जैसी जो दीर्घ स्वर है उनकी अपेक्षा इनके उच्चारण में हमें आधा समय लगता है, कम समय लगता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? मूल स्वर या इन्हें ऋसु स्वर भी कहते हैं। और इनकी संख्या हमारी हिंदी में कितनी है? चार हैं। पूछ लिया जाए मूल स्वर कितने होते हैं? बोलो चार। ऋसु स्वरों की संख्या चार, एक मात्रिक स्वर चार, लघु स्वरों की संख्या चार, और छोटे स्वर कितने होते हैं? तो चार। इस प्रकार से ये ऋसु स्वर हैं, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। दूसरा आता है हमारे पास दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर को क्या कहेंगे हम? इसे संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे गुरु स्वर, संधि स्वर और गुरु स्वर भी इसे कहा जाता है। संधि स्वर, संयुक्त नहीं, इसे संधि स्वर या फिर यहाँ पर हम कह दें गुरु स्वर, यानी बड़ा गुरु स्वर, या फिर कह दें हम द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर, यानी दो मात्रा का समय लगता है, द्विमात्रिक स्वर भी इसे कहते हैं। और बड़ा स्वर भी इसे कहते हैं, बड़ा स्वर भी इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर, संधि स्वर, यानी संधि, इन्हीं स्वरों के माध्यम से हम संधि, इन स्वरों को हम संधि में भी पढ़ते हैं, तो ये संधि स्वर कहलाते हैं। गुरु स्वर भी इन्हें कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी इन्हें कहा जाता है, बड़ा स्वर भी इन्हें कहा जाता है। आप दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? परिभाषा देखते हैं। वे स्वर, देखिए आप, वे स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में ऋसु स्वरों से, ऋसु स्वरों से, ऋसु स्वरों से दुगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋसु स्वरों से दुगुना समय लगता है, कौन से स्वर कहलाते? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं, कहलाते। देखिए आप, वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋसु स्वरों से दुगना समय लगता है, क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब जैसे, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, आई, ओ, औ आदि। इस प्रकार से ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, जिनकी संख्या कितनी है? सात है। इनकी कुल संख्या कितनी है? सात। दीर्घ स्वर कितनी है? होते हैं सात। दीर्घ स्वर या संधि स्वरों की संख्या कितनी है? सात। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से ये कितने हैं? सात स्वर हैं जो हमारे संधि स्वर हैं, अर्थात इनके उच्चारण में ऋसु स्वरों से दोगुना समय लगता है इनको बोलने में। जैसे अ और आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
यानी दुगना समय लगता है और दुगना समय लगने के कारण इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब अगला आता है 3 नंबर पे हमारे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहा जाएगा? वे स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में टिश्यू स्वरों से, टिश्यू स्वरों से, जिनके उच्चारण में ऋषु स्वरों से कितना समय लगता है? तिगुना समय लगता है। ऋषु स्वरों से, ऋषु स्वरों से तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है, लगता है। बोलो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋषु स्वरों से तिगुना समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋषु स्वरों से तिगुना समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे अब देखिए, हमने जो 11 स्वर हिंदी में होते हैं वो तो सारे हमने ऋषु और दीर्घ स्वरों में पढ़ लिया। अब हमारे पास ऐसा कोई स्वर नहीं है जो प्लुत स्वर है, बल्कि प्लुत स्वर ऐसा होता है किसी स्वर का उच्चारण लंबा कर देना, दीर्घ कर देना, तो वो क्या कहलाता है? इन्हीं स्वरों को हम दीर्घ कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, इनका उच्चारण लंबा कर देते हैं। यही 11 स्वर प्लुत स्वरों में बदल जाते हैं। जैसे हम ओम, ओम हम पढ़ते हैं, ओम, तो ये क्या है? ओम। इसको हम क्या है? लंबा, इसका उच्चारण लंबा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? प्लुत स्वर में बदल जाते हैं। तो प्लुत स्वर क्या है? वे स्वर जो जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। और यही 11 स्वर, इनका उच्चारण हम अगर लंबा कर देते हैं तो यही हमारे इसमें बदल जाते हैं, प्लुत स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा। ऋषु स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वो ऋषु स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है ऋषु स्वरों से, और प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में हमें ऋषु स्वरों से तिगुना समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। मूल स्वरों की संख्या, ऋषु स्वरों की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती। इस प्रकार से हमने वर्गों जो स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, उसमें पहला पार्ट हमने पढ़ा उच्चारण या मात्रा के आधार पर। अब इसके बाद में हम दूसरा जो ओष्ठा आकृति के आधार पर जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में, उसका अध्ययन करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।